दोस्तों, स्वागत है आपको फाउंटेन्स पेन्स रिव्यू चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इधर मैंने 5 चीज़ रखा हुआ है। 5 चीज़, एक कार्ड पेंसिल, एक बॉल पेन, एक फाइन लाइनर, एक हाईटेक पॉइंट और एक फाउंटेन पेन। बेसिकली ये 5 तरह की चीज़ें हमारे आज के डेट पर, अगर आप इंडिया में हैं तो ये 5 चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के लिए। दिस 5 आर द बेसिक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट राइट एट द मोमेंट इन इंडिया। तो ये 5 चीज़ हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 चीज़ डेफिनेटली आपकी हैंड राइटिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, कौन सा चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़रूरी होता है आपका हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जो फर्स्ट थिंग इज़ आपका सिटिंग पोजीशन, आप कहाँ पर बैठ के लिख रहे हैं। सपोज़ ये अगर टेबल है, ये अगर आपका चेयर का हाइट है, तो आपका जो बैठने की जो स्थिति है वहाँ पर आपकी हाथ की जो एंगल है, अगर ये इस तरह का होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपका हाथ नीचे आ जाता है और ऊपर से आपको लिखना पड़ता है तो आपको दिक्कत होगा। या फिर आप ज़्यादा ऊंचे में बैठते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू योर टेबल, तब भी आपको लिखने के लिए झुकना पड़ेगा। तो राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी टेबल की जो एंगल है वो सही हो। दूसरी बात, किस तरह का पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। एक्स्ट्रा स्मूथ जो पेपर होते हैं वहाँ पर हैंड राइटिंग कभी भी नहीं अच्छा होता, क्योंकि पेपर क्वालिटी जितनी स्मूथ होगा पेन उतना ही कोशिश करेगा कि वो अपने आप जाए। तो अब अपने हिसाब से पेन को मूवमेंट नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी रफ पेपर होने से देखा है कि जो हैंड राइटिंग होती है वो अच्छा होता है। जो तीसरी चीज़ है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी। जो इंस्ट्रूमेंट से आप लिख रहे हैं उसका ग्रिप कैसा है। हर आदमी का पकड़ने का स्टाइल सेम नहीं होता, हर आदमी का लिखने की पैटर्न सेम नहीं होती। कोई आदमी इस तरह से पकड़ता है पेन को तो कोई इस तरह से पकड़ता है। एक एक आदमी का डिफरेंट पकड़ने का एक तरीका होता है। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी ग्रिप कैसा है। अगर ज़्यादा मोटा होता है तब आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, ज़्यादा पतला होने से भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आपके हाथ के हिसाब से सही होना बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छा हो। उसके बाद चौथी बात वो है किस तरीका का इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बिगिनर है तो जनरली पेंसिल से आप शुरू करा सकते हैं। तो पेंसिल से शुरू करने से क्या होती है, ये उतना स्मूथ नहीं होता है, तो वो अपने आप से जो उसकी जो अक्षर है उसको सही मायने में वो मूव करके बनाना सीख लेता है। तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा करता है। लेकिन अगर पहले से ही हम उसके हाथ में बॉल पेन दे देते हैं तो उसका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा। तो इसी के लिए बेसिकली अगर बच्चे लोग हैं तो उनको पहले से ही अगर आप एक पेंसिल देते हैं लिखने के लिए तो उसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, क्योंकि पहले में अगर स्ट्रगल करेगा लिखने के लिए तो डेफिनेटली उसकी हैंडराइटिंग अच्छा होगा। सेकेंड स्टेज पर आप इस तरह की जो फाइन लाइनर्स पेन है, फाइन लाइनर्स पेन जो होते हैं वो आप दे सकते हैं। फाइन लाइनर्स पेन अच्छे होते हैं क्योंकि उसकी जो टिप होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ज़्यादा प्रेशर देने से टूट जाता है। और अगर आप उसको धीरे से सॉफ्टली लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखता है। तो जिसके कारण जो फाइन लाइनर्स जो पेन होते हैं, तो फाइन लाइनर्स पेन से अगर आप अपने बच्चों को देते हैं लिखने के लिए, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज, जैसे उसकी नर्सरी वगैरह के टाइम पर अगर आप उसको पेंसिल से लिखने के देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, 3 में अगर आप फाइन लाइनर से लिखने के लिए देंगे तो वो ज़्यादा केयरफुल होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने से इसकी जो नीब होती है वो टूट जाती है। तो क्या होता है, बच्चे थोड़ा केयरफुल होंगे, प्रेशर देना उन लोगों का कम हो जाएगा। तो जो लोग जितना ज़्यादा प्रेशर दे के लिखते हैं उन लोगों का हैंडराइटिंग उतना ख़राब होता है। जो लोग कम प्रेशर दे के लिखते हैं उन लोगों का हैंडराइटिंग अच्छा होता है। बेसिकली वही देखा गया है। तो इस तरीके की पेन अगर आप फाइन लाइनर्स पेन अपने बच्चे को देंगे तो पहले से ही वो केयरफुल होगा लिखने के टाइम पर, और जैसे वो धीरे धीरे ऊपर में जाएगा तब आप उसको फाउंटेन पेन दे सकते हैं लिखने के लिए, या फिर
इस तरीके के हाईटेक पॉइंट जो पेन है वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद जब कॉलेज या फिर एग्ज़ाम्स मेट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी में, तब आप जाके उसको बॉल पेन के लिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन पहले जो चरण होते हैं, पहले चरण में पेंसिल और फाइन लाइनर्स को मैंने ज़्यादा अच्छा पाया, क्योंकि ये सबका हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने में ज़्यादा सहायता करती है। तो चलिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात किया, किस तरीके की हमारा सिटिंग पोजीशन होगा, जो पहले बात किया। उसके बाद किस तरह की इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बात किया। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी ग्रिप कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़, आपको अच्छा लिखने के लिए एक दिमागी संतुलन का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में अंदर से ना आए कि मुझे अच्छे से लिखना है, तो कभी भी आपको अच्छा लिखने की मन नहीं होगा। शायद मैं आपको समझा नहीं पाया, यानी अंदर से आपको आना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो इससे भी अच्छा हम लिख सकते हैं। तो जब भी सपोज़ पहले मैं जी ऐसे लिखता था, उसके बाद मैंने देखा मेरे एक सर जी को इस तरह से लिखते हैं, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने आप में ही खुद को एनालाइज करके दूसरे किसी का भी अक्षर को आप चुरा सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरह से इम्प्रूव करने से क्या होता है कि आपकी जो हैंडराइटिंग की जो एक वोकैबुलरी जिस तरह से होते हैं, उस तरीके की जो स्टाइल वगैरह होते हैं वो धीरे धीरे आप दूसरे से सीख पाएंगे। तो जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर दूसरे किसी के साथ कुछ भी शेयर करते हैं, लिखते हैं, तब कोशिश कीजिएगा कि कुछ अच्छा, कुछ हरफ, कुछ अच्छा, कुछ वर्ड, कुछ अच्छे कुछ अक्षर सीख पाते हैं कि नहीं। पहले मैं, जिसमें बंगाली से हूँ, तो पहले मैं इस तरह से शॉ लिखता था। उसके बाद मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ऐसा लिखना शुरू कर दिया। पहले मैं क इस तरह से लिखता था, तो बाद में मुझे लगा इससे ये वाला क ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से आप अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप हर वक्त एक बात को ध्यान दीजिए कि आपका जो हैंडराइटिंग है ये इससे भी अच्छा हो सकता है। ये मेंटलिटी रखेंगे तो डेफिनेटली आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा। और जो आखिरी बात है, जब भी बच्चे को आप देंगे हैंडराइटिंग के लिए, तब प्लेन पेपर मत नहीं दीजिए, उसमें इस तरह की मार्जिन करके दीजिए ताकि उसकी हैंडराइटिंग सीधा हो। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब वो प्लेन पेपर में भी लिखेगा तब भी उसका हैंडराइटिंग अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके के रूल देने से एक चीज़ होता है क्या, जैसे सपोज़ आप जब एच लिखते हैं तो इस तरह से होता है, जब आप एन लिखते हैं तो इतना जगह लेता है, जब ए लिखते हैं तब इतना जगह लगता है, जब आप जी लिखते हैं तब इतना जगह चाहिए। तो ये जो अक्षरों का जो साइज़ है, ये एच का ये ऊपर वाला हिस्सा, एन का ये हिस्सा, ए का ये हिस्सा, जी का ये हिस्सा, ये सभी इक्वली होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, आप अगर बच्चे को रूल किया हुआ कागज़ देंगे तो उसके लिए अच्छा होता है कि वो इसको सीख पाए। और ये जो अक्षर है वो धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज के साथ साथ ये इक्वली हो जाएगा। नहीं तो बच्चे इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, साइज़ भी समान नहीं होगा। तो हर वक्त आप अपने बच्चे को जब भी लिखने के लिए देते हैं तो रूल किया हुआ कागज़ दीजिए ताकि अक्षरों के साइज़ जो होते हैं वो समान हो जाए, वो इक्वली हो जाए और जो उसकी लाइन है वो स्ट्रेट हो। स्ट्रेट होने से ज़्यादा हैंडराइटिंग देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी है हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए, और ये चीज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छा होगा। और आप भी अगर अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अंदर से एक सोच रहना चाहिए कि मेरी ये हैंडराइटिंग अच्छा होना ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को भी थोड़ी सी मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम्हारा हैंडराइटिंग इससे भी अच्छा होना ज़रूरी है, अच्छा कर सकते हो, तब बच्चे में भी एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।